तो फिर देख लेते हैं वायुमंडल का टॉपिक देख लेते हैं अपन। रीट में यहां से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक या दो क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे वायुमंडल की बनावट। वायुमंडल की बनावट के बारे में चर्चा करेंगे। वायुमंडल की बनावट, कैसे कैसे वायुमंडल की बनावट हुई है, उसमें कौन कौन सी घटक इसमें शामिल हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहले अगर अपन बात करें तो वायुमंडल की बनावट जो है वो होती है धूल के, इसमें एक होता है धूल के कण। धूल के कण एक वायुमंडल में होता है जलवाष्प, जलवाष्प, और एक वायुमंडल में होती है गैसें। ये तीन चीजों से मिलकर के वायुमंडल की बनावट होती है। यानी कहने का मतलब कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि वायुमंडल की बनावट में कौन से घटक को शामिल नहीं किया जाता है, तो उसमें ये तीन घटक होंगे, याद रखना, धूल के कण होंगे, जलवाष्प और गैसें। और इन सभी से मिलकर के वायुमंडल का निर्माण होता है। वायु गैसों का मिश्रण भी, वायु कहते हैं गैसों के मिश्रण को, गैसों के मिश्रण को वायु कहा जाता है। गैसों के मिश्रण को कहते हैं वायु। और हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो आवरण है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो आवरण है उसको कहा जाता है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। वायु कहते हैं गैसों के मिश्रण को, या मैं कहूं गैसों के मिश्रण को वायु कहा जाता है। गैसों के मिश्रण को वायु कहते हैं। वायु, पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो आवरण है उसको कहा जाता है वायुमंडल। वायुमंडल की बनावट में तीन घटक सबसे इंपॉर्टेंट है, एक धूल के कण, जलवाष्प और गैसें। इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे धूल के कणों की, फिर जलवाष्प और उसके बाद में गैसें। गैसें पढ़ने के बाद में वायुमंडल की परतें कौन कौन सी है उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं धूल के कणों की। दोस्तों हमारे वायुमंडल में औसतन 3% धूल के कण पाए जाते हैं। वायुमंडल में धूल के कणों की औसतन जो मात्रा पाई जाती है वो कितना प्रतिशत है? 3%। वायुमंडल में धूल के कणों की औसतन मात्रा 3% पाई जाती है। धूल के कण हमारे वायुमंडल में उल्का पिंड, परागकण, ज्वालामुखी क्रिया और धूल, धुआं और राख से हमारे वायुमंडल में उल्कापिंड, परागकण, ज्वालामुखी क्रिया, धूल, धुआं और राख के कारण जो है धूल के कण हमारे वायुमंडल में विद्यमान होते हैं। धूल के कण हमारे वायुमंडल में मिलते हैं उल्कापिंड के कारण। उल्कापिंड जैसे ही टूटते हैं, उल्कापिंड के टूटने से, उनके नष्ट होने से धूल के कण वायुमंडल में मिल जाते हैं। परागकणों के कारण धूल के कण वायुमंडल में मिल जाते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के कारण बहुत सारी धूल, धुआं जो है वो वायुमंडल में मिल जाती है। धूल, धुआं और राख के कारण भी वायुमंडल में धूल के कण मिल जाते हैं। धूल के कण जो है औसतन 3% हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं। तो औसतन अगर इनकी मात्रा पूछ लिया है तो कितना प्रतिशत होगी? 3%। उसके बाद में दूसरा प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाता है वो प्रश्न ये पूछा जाता है कि धूल के कण जो हैं ये हमारे वायुमंडल में किसके लिए उपयोगी होते हैं, इनका उपयोग क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। वायुमंडल में धूल के कणों का होना अति आवश्यक है, जिसकी मुख्य वजह यह है कि ये जो है, ये धूल के कण जो हैं ये बादलों के लिए आर्द्रता ग्राही का कार्य करते हैं। आर्द्रता ग्राही का कार्य करते हैं। इस बात को वेरी इंपॉर्टेंट नोट करें आप। धूल के कण जो हैं वो वायुमंडल में, धूल के कण वायुमंडल में बादलों के लिए आर्द्रता ग्राही का कार्य करते हैं। यानी कहने का मतलब है बादल जो हैं, बादल बनने में ये सबसे ज्यादा सहायक होते हैं। बादल बनने में सहायक होते हैं और बादल बनते हैं, क्या कहेंगे,
अपने जो आर्द्रता होती है ये धूल के कणों से चिपक करके और पानी की बूंदों में कन्वर्ट होती है, तो मैं कहूं यहाँ पर कि वर्षा के लिए ये अति आवश्यक है, वर्षा के लिए सहायक है। और वर्षा के लिए सहायक होने के कारण हमारे वायुमंडल में धूल के कण अति आवश्यक है, वायुमंडल में धूल के कणों का होना आवश्यक है, क्योंकि ये बादल बनने में सहायक होते हैं, वर्षा के लिए सहायक होते हैं, या बादलों के लिए आर्द्रता ग्राही का कार्य करते हैं। अगर धूल के कण नहीं होंगे तो क्या होगा, बादल नहीं बनेंगे, बादलों के लिए आर्द्रता ग्राही का कार्य करने वाले जो धूल के कण हैं ये काम नहीं करेंगे, या वर्षा की जो बूंदें हैं वो बनने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इसलिए धूल के कण जो हैं ये धूल के कण वायुमंडल में होने अति आवश्यक है। अब धूल के कण वायुमंडल में 3% होते हैं। इनके बारे में एक दो प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि अगर हम बात करें हमारी पृथ्वी की, यदि हम बात करें हमारी पृथ्वी पर धरातल की, तो धरातल से यदि आप ऊपर की ओर जाते हो तो याद रखना धूल के कणों की मात्रा, धूल के कणों की मात्रा घटती है। इस बात को स्पेशल नोट करना आप कि धरातल से ऊपर की ओर जाने पर धूल के कणों की मात्रा घटती है। अब प्रश्न आता है एग्जाम में कि धरातल से ऊपर की ओर जाने पर धूल के कणों की मात्रा घटती है, बढ़ती है, या पहले घटती है फिर बढ़ती है, या पहले बढ़ती है फिर घटती है। इस प्रकार से ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो याद रखें पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर जाने पर धूल के कणों की मात्रा लगातार घटती है। अधिकांशतः धूल के जो कण हैं ये ऐसा माना गया है कि हमारी पृथ्वी के लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक धूल के कणों की 90% मात्रा पाई जाती है। इससे ऊपर धूल के कणों की मात्रा जो है वो बहुत ही कम यानी कि 10% हो जाती है। तो 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक धूल के कणों की मात्रा 90% होती है, उसके बाद में धूल के कणों की मात्रा कम हो जाती है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि यदि आप पूरे पृथ्वी पर यदि आप धरातल के ऊपर बात करेंगे तो दोस्तों ये अपनी पृथ्वी है, और पृथ्वी में ये पृथ्वी पर ये भूमध्य रेखा, कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। अब हमारी पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, दोस्तों इस 0 डिग्री अक्षांश पर धूल के कणों की मात्रा कम होती है। यहां धूल के कणों की मात्रा कम होती है, और ऊपर की साइड में, या जिसको मैं कहूं उत्तरी ध्रुव, और नीचे की साइड में जिसको मैं कहूं दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों ध्रुव यदि भूमध्य रेखा से आप ध्रुवों की तरफ जाते हो तो धूल के कणों की मात्रा आपको, सबसे ज्यादा धूल के कणों की मात्रा आपको मिलेगी लगभग 23.5 डिग्री अक्षांशों के आसपास। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको मैं कहूं कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों रेखाओं के पास में, या जिसको यहां पर एक नाम और भी दिया जाता है, और वो नाम ये है उपोषण कटिबंधीय क्षेत्र, उपोषण कटिबंधीय क्षेत्र। दोस्तों उपोषण कटिबंधीय क्षेत्रों में धूल की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है। लेकिन आप उसके बाद में यदि ध्रुवों की तरफ जाओगे तो धूल के कणों की मात्रा फिर कम हो जाएगी, ध्रुव पर जाकर के ये मात्रा पुनः कम हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि धूल के कणों की मात्रा भूमध्य रेखा पर कम होती है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक होती है, उसके बाद में ध्रुवों पर इसकी मात्रा कम होती है। अब दोस्तों प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है, किस प्रकार से पूछा जाता है, प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है पृथ्वी पर सर्वाधिक धूल के कणों की मात्रा कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है। तो सर्वाधिक धूल के कणों की मात्रा कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, या जिसको कहा जाए कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास के क्षेत्रों में, कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास के क्षेत्रों में या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में धूल के कणों की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। और ऐसे भी आ सकता है कि यदि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो धूल के कणों की मात्रा कैसी होती है,
लगातार घटती है या लगातार बढ़ती है, दोनों गलत हैं। न तो लगातार घटती है न लगातार बढ़ती है, जबकि पहले बढ़ती है और फिर घटती है, पहले बढ़ती है और फिर घटती है। ऑप्शन होगा पहले बढ़ती है और फिर घटती है, याद रखना। दोबारा से देख लेना, दोबारा से देखें कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर धूल के कणों की मात्रा पहले बढ़ती है और फिर घटती है। कल्पू बिल्कुल मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा देता हूँ, हालांकि मेरी स्पीड में थोड़ा पढ़ाते फास्ट हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको धीरे पढ़ाया जाए। हार्मोनिस क्लास डेली होती है और आज से स्टार्ट हुई है, ये मेरी पहली क्लास है 6 बजे से। कल से रोज शाम को 6 बजे रीट स्पेशल होगी, और अगर राजस्थान पुलिस वगैरह या अन्य दूसरी एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी अगर क्लास देखें पढ़ें तो मैं आपको बता देता हूं कि शाम को 6 बजे मैं विश्व ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, विश्व का भूगोल पढ़ाऊंगा। सुबह 9 बजे मेरी क्लास आती है, सुबह 9 बजे, उसमें इंडिया ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल चल रहा है। सुबह 9 बजे भारत का भूगोल, शाम को 6 बजे विश्व का भूगोल। दिन में 11 बजे जो सुबह 9 बजे पढ़ाया जाएगा उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मोस्ट जो क्वेश्चन है वो 11 बजे पूछे जाएंगे। तो मैं 3 बार आपके सामने ऑनलाइन आऊंगा। हाँ कल्पू, रीट पहली बार दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मुनेश, ये रीट के लिए ही है। हाँ बिल्कुल, सभी पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, रीट के लिए भी है, और साथ साथ में राजस्थान पुलिस वगैरह सेकंड ग्रेड वगैरह फर्स्ट ग्रेड के लिए भी है, नेट के लिए भी अगर आप ज्योग्राफी से दे रहे हो तो उसके लिए भी। हाँ जम्बेश्वर, बिल्कुल ठीक हूं मैं। देखते आगे। तो धूल के कणों की बात करें तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं कि हमारे वायुमंडल में धूल के कणों की औसत मात्रा कितनी प्रतिशत? 3%। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर जाने पर धूल के कणों की मात्रा लगातार घटती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर धूल के कणों की मात्रा पहले बढ़ती है फिर घटती है। सर्वाधिक धूल के कणों की मात्रा अगर पूछी जाए तो सर्वाधिक धूल के कणों की मात्रा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। न्यूनतम अगर धूल के कणों की मात्रा पूछ ली जाए तो दोस्तों सबसे ज्यादा धूल के कणों की मात्रा पाई जाती है ध्रुवों पर। ध्रुवों पर धूल के कणों की मात्रा सबसे कम पाई जाती है। उसके बाद में वायुमंडल की बनावट में दूसरा जो घटक है उस घटक का नाम है जलवाष्प। जलवाष्प ये जलवाष्प वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारे वायुमंडल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जलवाष्प, या जिसको मैं यहां पर कह दूं आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ये जलवाष्प हमारी वायुमंडल को सम बनाती है, वायुमंडल को सम बनाती है। क्या बनाती है? सम। वायुमंडल को न तो ज्यादा गर्म होने देती है और न ज्यादा ठंडा होने देती है। कौन? जलवाष्प, आर्द्रता। दोस्तों इसमें जलवाष्प जो है ये वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा हमारे वायुमंडल में आती है। वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा हमारे वायुमंडल में आती है। हाँ कमलेश, सिलेबस पूरा करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास आप पढ़ते रहिए। और जो बीच बीच में क्वेश्चन कर रहे हैं उनके लिए भी मैं आपको एक बार बता दूं कि पहले एक बार टॉपिक को पूरा पढ़ो, पूरा टॉपिक समझने के बाद में लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा कि कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो, ये लास्ट में बताएंगे। आप क्वेश्चन पूछना है लास्ट में, पहले टॉपिक को समझो, पूरे टॉपिक को समझने के बाद में आप क्वेश्चन पूछें सबके लास्ट में, तो और बेस्ट रहेगा, बेहतर रहेगा। क्योंकि बीच बीच में मैं समझा रहा हूं तो आपके क्वेश्चन वगैरह जो है वो मैं देख नहीं पा रहा। तो एक बार पूरा इस टॉपिक को समझें और समझने के बाद में इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आप मेरे से पूछ सकते हो। जो भी कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, जो भी डाउट आपको होगा वो मैं बताऊंगा, आप पूछ सकते हो। हाँ, तो दोबारा से देखें, जलवाष्प या आर्द्रता, ह्यूमिडिटी
हमारे वायुमंडल को सम बनाती है। वायुमंडल को क्या बनाती है? सम बनाती है। ये वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा हमारे वायुमंडल में आती है। हमारे वायुमंडल में जलवाष्प की औसत मात्रा 2 से 4% के मध्य रहती है। औसत मात्रा होती है 2 से 4%। न्यूनतम अगर बात करेंगे तो 2%, और औसतन अधिकतम बात करेंगे तो अधिकतम बात करेंगे तो 4%। जबकि अगर औसत की बात नहीं करके और सर्वाधिक की बात करेंगे तो ये इससे भी ज्यादा, मतलब कितनी भी जा सकती है, वो उसकी वाष्पीकरण क्रिया के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन औसत में अगर प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक औसत में अगर सर्वाधिक पूछ लिया जाए तो 4, और न्यूनतम पूछ लिया जाए तो 2%, यानी 2 से 4 के बीच में इसकी औसत मात्रा जो है वो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। दोस्तों, ये जो वाष्पीकरण जो है ये सबको पता ही होगा, सूर्य की ऊर्जा के द्वारा समुद्र में होता है, किसी भी जल के स्रोत में होता है, किसी भी जल स्रोत में होता है। और इसका वाष्पीकरण क्रिया का जो मुख्य घटक है वो है सूर्य या सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा है, ये ऊष्मा के द्वारा वाष्पीकरण क्रिया होती है। इसकी मात्रा 2 से 4% के बीच में होती है। अब अगर अपन बात करें कि जलवाष्प जो है, ये जलवाष्प सबसे ज्यादा हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में होती है? तो अगर बात करेंगे धरातल से ऊपर की ओर जाने पर, तो धरातल से ऊपर की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा भी घटती है। दोबारा से देखें, धरातल से ऊपर की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा भी घटती है, धूल के कणों की मात्रा भी घटती है और जलवाष्प की मात्रा भी घटती है। अगर बात करें हमारे धरातल पर, पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर ये 0 डिग्री अक्षांश, या जिसको मैं कहूं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से यदि आप ध्रुवों की बात करोगे, ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव, साउथ ध्रुवों की अगर आप बात करोगे तो मैं आपको बता दूं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा लगातार घटती है। 2 तरीके से इसकी मात्रा पूछी जाती है, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर में धरातल से ऊपर की ओर जाने पर मात्रा घटेगी। क्षैतिज की बात करोगे तो क्षैतिज में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अगर आप जाओगे, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे तो भी इसकी मात्रा घटती है। सर्वाधिक इसकी मात्रा पाई जाती है, सर्वाधिक जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है भूमध्य रेखा पर। और सबसे कम की बात करोगे तो न्यूनतम जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है ध्रुवों पर। सर्वाधिक जलवाष्प भूमध्य रेखा पर, न्यूनतम जलवाष्प ध्रुवों पर पाई जाती है। जबकि अगर आप बात करोगे किसी क्षेत्र विशेष की, तो मैं आपको बता दूं कि उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं, इन मरुस्थलों में जलवाष्प की मात्रा, अगर किसी स्थलाकृति विशेष की बात करोगे तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जलवाष्प की मात्रा न्यूनतम पाई जाती है। लेकिन अगर अक्षांशों की अगर बात करोगे तो ध्रुवों पर इसकी मात्रा न्यूनतम पाई जाती है। दोबारा से देखना, अगर अक्षांशों की बात करोगे तो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होगी, ध्रुवों पर सबसे कम, या कि 90 डिग्री के आसपास सबसे कम इसकी मात्रा पाई जाती है। अगर किसी स्थलाकृति विशेष की बात करोगे तो मरुस्थलों में इसकी मात्रा सबसे कम पाई जाती है, न्यूनतम पाई जाती है। बात करोगे धरातल से ऊपर की ओर जाने पर इसकी मात्रा घटती है, धरातल पर जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होती है, ऊपर की तरफ जाओगे जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है। उसके बाद में बात करते हैं जलवाष्प के बाद में तीसरा जो घटक हमारे वायुमंडल में होता है, और वो घटक होता है गैस। तीसरा घटक होता है गैस। गैसों में दोस्तों हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। सबको पता होगा वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी? नाइट्रोजन। वायुमंडल में दूसरे नंबर पर
सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस ऑक्सीजन। पहले नंबर पर नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन। दोस्तों तीसरे नंबर पर जो गैस पाई जाती है और उस गैस का नाम है ऑर्गन। तीसरे नंबर पर पाई जाती है ऑर्गन। चौथे नंबर पर जो गैस पाई जाती है उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट गलती यहीं पर करता है, तीसरे नंबर पे जाने। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का अवरोही क्रम, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का अवरोही क्रम क्या होगा? तो याद रखें, पहले नंबर पे नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पर ऑर्गन होगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो तीसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड को कर देते हैं, जो कि गलत होता है। नाइट्रोजन लगभग 78% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, ऑक्सीजन लगभग 21% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, ऑर्गन लगभग 0.93 यानी कि 93% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। दोस्तों उसके बाद में नियोन, और उसके बाद में होती है हाइड्रोजन, उसके बाद में होती है क्रिप्टॉन, सॉरी ओजोन, उसके बाद में होती है क्रिप्टॉन, सबके लास्ट में जेनोन। ये वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का क्रम है। सबसे पहले नाइट्रोजन सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन की, उसके बाद में ऑक्सीजन, उसके बाद में ऑर्गन, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नियोन, हाइड्रोजन, ओजोन, क्रिप्टॉन, जेनोन। वैसे मैं आपको बता दूं कि दोस्तों सबसे ज्यादा एग्जाम में ये चार ही गैस पूछी जाती है, चार गैसेस सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। और ये आता है प्रश्न, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का अवरोही क्रम क्या होगा? अवरोही क्रम में पहले नंबर पर नाइट्रोजन, दूसरा नंबर ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पर ऑर्गन और चौथे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर थोड़ी सी गलती स्टूडेंट करते हैं, तीसरे नंबर पे कार्बन को बताते हैं, याद रखना तीसरे नंबर पे कार्बन नहीं होता, तीसरे नंबर पे ऑर्गन होता है, चौथे नंबर पे कार्बन होता है। फिर अगर इससे भी हार्ड अगर प्रश्न पूछ लिया जाता तो ये गैसें आ जाती हैं, और ये गैसों में नियोन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, क्रिप्टॉन और सबके लास्ट में आएगी जेनॉन, जिसकी मात्रा वायुमंडल में सबसे कम पाई जाती है। तो उसके बाद में अपन बात करेंगे वायुमंडल की बनावट के बाद अपन बात करेंगे वायुमंडल की परतों के बारे में। वायुमंडल की परतें, वायुमंडल की परतें। दोस्तों हमारे वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं। कितनी परतें हैं? 5। वायुमंडल की बनावट 5 परतों से हुई है, जिसमें सबसे पहले नीचे नीचे वाली जो परत है, परत को नाम दिया जाता है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल, क्षोभमंडल के बाद में दूसरे नंबर पर समताप मंडल, समताप मंडल। तीसरे नंबर पर मध्य मंडल, चौथे नंबर पर आयन मंडल
और 5वें नंबर पर बहिर्मंडल। ओजोन जो क्षोभ जो मंडल है, क्षोभ जो मंडल है, ये हमारे धरातल से अधिकतम 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। समताप मंडल अधिकतम 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। मध्य मंडल अधिकतम 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। आयन मंडल अधिकतम 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। और बहिर्मंडल की ऊंचाई अधिकतम 10,000 किलोमीटर या इससे ऊपर है। अनंत तक इसकी ऊंचाई मानी जाती है। क्षोभ जो मंडल है, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रोपोस्फियर। इसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। समताप जो मंडल है, इसको कहा जाता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर। मध्य मंडल है, इसको कहा जाता है मेसोस्फियर। आयन मंडल है, इसको कहा जाता है आयनोस्फियर। बहिर्मंडल है, इसको कहा जाता है एक्सोस्फियर। तो 5 परतें कौन कौन सी होंगी? क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये 5 परतें पाई जाती हैं हमारे वायुमंडल में। सबसे पहले अपन बात करेंगे, एक मंडल को समझेंगे कौन सा है, क्षोभमंडल। एक एक के बारे में डिटेल से बात करते हैं। क्षोभमंडल जिसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर दोस्तों, इसके क्षोभमंडल के कई नाम हैं। इसी क्षोभमंडल को कहा जाता है जैवमंडल। ये हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसमें जीवन विद्यमान है। जीवन विद्यमान होने के कारण इसको जैवमंडल भी कहा जाता है। दोस्तों, इसी को कहा जाता है संवहनीय मंडल। संवहनीय मंडल इसी को कहा जाता है विक्षोभ मंडल। विक्षोभ मंडल। दोबारा से देखें कौन कौन से मंडल होंगे? जैवमंडल, संवहनीय मंडल, विक्षोभ मंडल, क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर। ऊंचाई की बात करते हैं इसकी, तो देखो इसकी ऊंचाई 2 तरीके से एग्जाम में पूछी जाती है। भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई अधिकतम 18 किलोमीटर तक होती है, लेकिन ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तक होती है। दोस्तों, इसकी औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो ये औसत हो जाएगी 13 किलोमीटर। औसत ऊंचाई कितनी? 13 किलोमीटर पाई जाती है। दोबारा से देखेंगे, हाँ मोनिका सही। इसको विक्षोभ को यहां पर आप परिवर्तन मंडल भी कह सकते हैं। बिल्कुल सही, परिवर्तन मंडल भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं यहीं पर घटित होती हैं, इसलिए विक्षोभ या परिवर्तन मंडल भी इसको कहा जाता है। हाँ, दोनों पर 8, भूमध्य रेखा पर 18, तो औसत हो जाएगी कितनी? 13 किलोमीटर। ये औसत ऊंचाई है। लेकिन एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई किस ऋतु में और अधिक हो जाती है? क्षोभ मंडल की ऊंचाई किस ऋतु में और भी बढ़ जाती है? देखिए बताओ, देखिए क्षोभ मंडल की ऊंचाई किस ऋतु में और भी बढ़ जाती है, यानी इससे भी ज्यादा हो जाती है? कोई नहीं बता रहा? हाँ, मैं बता देता हूं दोस्तों। ग्रीष्म ऋतु में,
ग्रीष्म ऋतु में इसकी ऊंचाई और भी बढ़ जाती है, इससे ज्यादा भी इसकी, हाँ बिल्कुल, गर्मी में ग्रीष्म ऋतु में इसकी ऊंचाई और भी बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मी में जैसे गर्मी पड़ती है वायु गर्म होती है और गर्म होकर के वायु फैलती है, और जैसे वायु फैलती है इसकी ऊंचाई और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक बार दोबारा से देख लेंगे, क्षोभमंडल को ट्रोपोस्फीयर भी कहा जाता है, इसको जैवमंडल भी कहते हैं, संवहनी मंडल भी कहा जाता है, क्षोभमंडल भी कहा जाता है, परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। ऊंचाई की बात करें तो भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर, ध्रुव पर 8 किलोमीटर, औसत 13 किलोमीटर। ग्रीष्म ऋतु में इसकी ऊंचाई और भी बढ़ जाती है। कौन सी ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, ये बात स्पेशल याद रखें गर्मी में। हाँ, उसके बाद में क्षोभ मंडल के अंदर अगर अपन बात करें तापमान की, क्षोभ मंडल के अंदर अगर यदि अपन बात करते हैं तापमान की बात करते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। और घटता है, घटने की जो दर है वो दर है औसतन 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। दोबारा से देखें, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, घटने की जो दर है ये दर है 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान का कम होना। हरा केस क्या पूछ रहे हो? हाँ, क्या बताना अभी? देखो मैंने दोबारा से कहता हूं, मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि एक बार टॉपिक को पूरे को पढ़ लो, इसको समझ में कोई चीज नहीं आ रही है तो इसको लास्ट में पूछ लेना, आप कोई भी क्वेश्चन हो लास्ट में पूछ लेना। दोबारा से देखें, क्षोभमंडल का तापमान की अगर बात करते हैं तो ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, घटने की जो दर है 165 मीटर बराबर 1 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों इसको, ये जो तापमान घटने की जो दर है इस दर को कहा जाता है सामान्य ताप पतन दर, सामान्य ताप पतन दर, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, इसको कहते हैं सामान्य ताप पतन दर की दर से तापमान घटता है। और घट करके इसकी ऊपरी सीमा पर तापमान हो जाता है, ये भी थोड़ा सा अलग अलग है। ध्रुव पर ये घट करके हो जाएगा -45 डिग्री सेल्सियस, ध्रुव पर ये हो जाएगा -45 डिग्री सेल्सियस, जबकि भूमध्य रेखा पर ये घट करके हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर ये घट करके हो जाएगा -80 डिग्री सेल्सियस। दोबारा से देखना, क्षोभमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, घटने की दर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, और इस दर को कहते हैं सामान्य ताप पतन दर, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट। और ये इस दर से, खैर हालांकि ये भी है कि पहले ये जो दर है ये दर रहती है, उसके बाद में तीव्र गति से घटता है, और तीव्र गति से घट के ध्रुव पर, इसकी ऊपरी सीमा पर ध्रुव पर ये हो जाता है -45 डिग्री सेल्सियस, और भूमध्य रेखा पर ये हो जाता है -80 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अपन बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में, क्षोभमंडल की विशेषता और विशेषता के बारे में बात करते हैं तो इसकी खास पहली विशेषता कि यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो कौन सी होगी? क्षोभमंडल। दूसरी विशेषता इसकी, इसमें जीवन विद्यमान है, जीवन विद्यमान है। तीसरी विशेषता, इसमें
मौसम संबंधी घटनाएं, मौसम संबंधित घटनाएं घटित होती हैं, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि सौरमंडल में कौन सी घटनाएं सबसे ज्यादा घटित होती हैं, तो कौन सी होंगी? मौसम संबंधी घटनाएं सबसे ज्यादा घटित होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं सबसे ज्यादा घटित होती हैं, जैसे आंधी का आना, बिजली का चमकना, बादलों का बनना, बादल बनना, आंधी आना, बिजली का चमकना, ये जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं ये क्षोभ मंडल में ही पाई जाती है। हाँ पुरुषोत्तम, भूमध्य रेखा पर कम क्यों हो जाता है? यानी कहने का मतलब भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस होता है, ये कम क्यों हो जाता है, इसकी वजह क्या है वो बताता हूं मैं आपको। चलो ठीक है, आपने बीच में पूछ लिया, मैं बता देता हूं कि भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर कम क्यों होता है। उसकी वजह ये होती है, यानी होता क्या है कि भूमध्य रेखा पर गर्मी पड़ती है और ध्रुवों पर हमेशा बर्फ पड़ती है, सबको पता होगा। भूमध्य रेखा पर हमेशा ध्रुवों पर हमेशा बर्फ पड़ती है, जबकि भूमध्य रेखा पर हमेशा गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर ही पड़ती हैं। सूर्य की साल भर सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है, इसलिए भूमध्य रेखा पर हमेशा गर्मी पड़ती है। ध्रुवों पर किरणें हमेशा तिरछी पड़ती है, इसलिए ध्रुवों पर साल भर बर्फ पड़ती है। अब होता यह है कि यहाँ गर्मी पड़ती है, इसका मतलब ये माने है कि भाई किसी भी दिन का औसत तापमान भूमध्य रेखा पर भाई कहीं भी मान लो कि 30 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ध्रुवों पर तो बर्फ पड़ती है, तो ध्रुवों पर टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है। यहाँ माइनस में 30 है, यहाँ प्लस में 30 है। अब ये कम होगा तो पहले 0 होगा और उसके बाद में ये माइनस में चला जाएगा। यहां क्या होगा कि पहले प्लस में 0 होगा और उसके बाद में माइनस में चला जाएगा। एक कारण था इसका ये। दूसरा कारण ये है कि दोस्तों ध्रुवों पर अगर थोड़ा सा हार्ड अपन ले, थोड़ा सा डीपली अगर अपन जाएं, तो ध्रुवों पर जो तापमान विलोमता दर जो है ये कम होती है। ध्रुवों पर तापमान विलोमता दर कम होती है, जबकि भूमध्य रेखा पर तापमान विलोमता दर जो है ये अधिक होती है। यहाँ पर तापमान विलोमता दर भूमध्य रेखा पर अधिक होती है, जबकि तापमान घटने की जो दर है वो ध्रुवों पर कम होती है। तापमान घटने की जो दर है वो ध्रुवों पर कम होती है, जबकि तापमान घटने की जो दर है वो भूमध्य रेखा पर ज्यादा होती है। इसलिए भूमध्य रेखा पर ये माइनस में 80 चला जाता है, जबकि ध्रुवों पर ये माइनस में 30 लगभग -45 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। ठीक है भाई। उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो मंडल है उसका नाम है समताप मंडल। समताप मंडल को अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर। दूसरे नाम की बात करें तो इसका उपनाम, इसको कहेंगे अपन शांत मंडल। कौन सा मंडल? शांत मंडल। ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई धरातल से लगभग 50 किलोमीटर। तापमान की बात करें तो इसमें ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। ऊंचाई के साथ तापमान यहां पर बढ़ता है और बढ़कर के यहां का औसत तापमान हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि समताप मंडल का औसत तापमान कितना होता है, तो कितना होगा
0°C। ये टेम्परेचर यहाँ औसत 0°C हो जाता है कौन से मंडल में? समताप मंडल में, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। तो उपनाम हो गया, ऊंचाई हो गया, तापमान हो गया। इसकी विशेषता की बात करते हैं दोस्तों। इसकी खास विशेषता कि यहां मौसम जो है वो शांत होता है। टेम्परेचर न तो ज्यादा हाई होता है न कम होता है, इसलिए इसको शांत मंडल भी कहते हैं। और मौसम शांत होने के कारण है इस मंडल में वायुयान चलाए जाते हैं। वायुयान चलाए जाते हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, किस मंडल में वायुयान चलाए जाते हैं? तो कौन सा मंडल होगा? समताप मंडल, जिसमें वायुयान चलाए जाते हैं। दूसरा जो मेन खास जो क्वेश्चन है वो है ये है कि समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस पाई जाती है। बात करते हैं ओजोन गैस की थोड़ी सी डिटेल से। ये भी प्रश्न आता है कि ओजोन गैस कौन से मंडल में पाई जाती है? तो कौन सा होगा? समताप मंडल। और समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाने के कारण कुछ लोग इसको ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं। हाँ बिल्कुल सही, उन्होंने कहा बिल्कुल, ओजोन मंडल भी इसको कह देते हैं। हालांकि खैर ये ओजोन मंडल नहीं होता, ओजोन गैस होती है। ओजोन गैस की अधिकता के कारण इसको समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कह देते हैं। इसी को कहा जाता है शांत मंडल। ऊंचाई 50 किलोमीटर और ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। औसत तापमान 0°C। विशेषता की बात करें तो मौसम शांत होता है, जिसके कारण वायुयान यहाँ पर चलाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल पुरुषोत्तम, 2018 में रीट में आया था क्वेश्चन कि समताप मंडल में औसत तापमान कितना होता है? तो 0°C औसत तापमान होता है 0°C। और यही सही उत्तर माना गया था। आपको आपने देखा भी होगा। हाँ बिल्कुल यही क्वेश्चन आया था। हाँ बिल्कुल ज्ञानेंद्र, पूरी ज्योग्राफी करवाऊंगा मैं रीट की। डेली रोजाना शाम को 6 बजे वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास होगी, जिसमें स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल ये पढ़ाए जाएंगे। और सुबह 9 बजे इंडिया ज्योग्राफी क्लास होगी, डेली होती है। हाँ, अब इस समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है ओजोन गैस। तो एक चर्चा पर ओजोन गैस की कर लेते हैं। ओजोन गैस दोस्तों, ये जो ओजोन गैस है, ओजोन गैस हमारे वायुमंडल में 10 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक मानी गई है। 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में ओजोन गैस की परत पाई जाती है। सर्वाधिक अगर बात करें इसकी सबसे ज्यादा सघनता की, तो सर्वाधिक सघनता, इसकी सबसे ज्यादा सघनता पाई जाती है 20 से 35 किलोमीटर के मध्य। सेकंड ग्रेड में पूछा गया था ओजोन गैस की सर्वाधिक सघनता कितनी दूरी के बीच में पाई जाती है? तो 20 से 35 किलोमीटर। ओजोन गैस की ऊंचाई कितनी? तो 10 से 50 किलोमीटर के मध्य। दोस्तों ये जो ओजोन गैस है, ये एक ओजोन गैस की खोज, इस ओजोन गैस की खोज टिजरेंस डी बोरट नाम के विद्वान द्वारा 1902 में की गई थी। 1902 में टिजरेंस डी बोरट नाम के विद्वान ने ओजोन गैस की खोज की। और इसकी सघनता जो है, ये सघनता मापने की जो इकाई है, और ये इकाई है डॉप्सन इकाई। तो डॉप्सन इकाई के द्वारा ओजोन गैस की सघनता मापी जाती है। हाँ बिल्कुल, अरे पुरुषोत्तम पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है, ये तो विशेषतः आम बात है, सब जानते हैं। लाभ क्या है वो देखो, मैं भी बता रहा हूं, लिख रहा हूं। लाभ, इसका मुख्य जो लाभ है वो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी
किरणों को रोककर यह रोकता है, पराबैंगनी किरणों को रोक करके मानव जीवन की रक्षा करता है। तो ये हमारी पृथ्वी के लिए, या मैं कहूं हमारे मानव जीवन के लिए, कौन सा जीवन, मानव जीवन के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है, सुरक्षा कवच का काम करता है। ओजोन गैस, ओजोन गैस मानव जीवन के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है। यह भी प्रश्न आ सकता है एग्जाम में कि कौन सी गैस या कौन सा मंडल हमारे मानव जीवन के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करता है। मंडल की बात कर ली जाए तो समताप मंडल, गैस की बात कर ली जाए तो ओजोन गैस। ओजोन गैस की ऊंचाई की बात करें तो 10 से 50 किलोमीटर के मध्य, सर्वाधिक सघनता 20 से 35 किलोमीटर के मध्य खोज की गई थी टिजरेंस डी बोरट के द्वारा 1902 में। इसकी सघनता मापने की जो इकाई है डोप्सन इकाई कहलाती है, और इसका लाभ है मुख्य सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक करके हमारे मानव जीवन की रक्षा करती है। बिल्कुल। दोस्तों ये वर्तमान में सबको पता होगा कि इस ओजोन गैस में CFC गैसों के कारण छिद्र हो रहा है, या मैं आपको ये कहूं कि ओजोन गैस का CFC गैसों के कारण ओजोन गैस का ह्रास हो रहा है, नुकसान पहुंचा रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 गैसें ओजोन गैस को नुकसान पहुंचा रही है, ओजोन गैस का ह्रास कर रही है, जिसके कारण हमारे ओजोन परत में एक छेद हो गया है। और इसको बंद करने के लिए, या मैं कहूं CFC गैसों को कम करने के लिए, इन गैसों को कम करने के लिए एक सम्मेलन बहुत फेमस है, और ये सम्मेलन कई, हाँ बिल्कुल, क्षरण भी कह सकते हैं आप इसको, ह्रास भी कह सकते हैं आप इसको, लेप्स भी कह सकते हैं आप इसको। तो CFC गैसों को कम करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया। दोस्तों ये सम्मेलन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और वेरी इंपॉर्टेंट है। सम्मेलन का नाम है मॉन्ट्रियल सम्मेलन। दोस्तों ये मॉन्ट्रियल सम्मेलन ये कनाडा में आयोजित किया गया था, और ये मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा में 1987 में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में तय किया गया था, एक मापदंड तय किया गया था कि किस प्रकार से CFC गैसों को कम किया जाए, CFC गैसों का कंट्रोल किया जा सके, और ओजोन परत का छेद जो वो कम किया जा सके। तो ओजोन परत के छिद्र को कम करने के लिए, ओजोन परत के छिद्र को कम करने के लिए कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया था? नाम है मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा 1987। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित होगा? ओजोन गैस का ह्रास या ओजोन गैस का क्षरण से संबंधित है। और ये जो क्वेश्चन है सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों बात करें समताप मंडल और क्षोभ मंडल। समताप मंडल और अपन पढ़ चुके हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, इन दोनों के बीच में एक परत पाई जाती है। दोनों के बीच में एक परत पाई जाती है, एक सीमा पाई जाती है, और उस सीमा को नाम दिया गया है क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा दोस्तों इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रोपोपाज। ये क्षोभ सीमा 1.5 किलोमीटर के लगभग 1.5 किलोमीटर मोटी एक परत है। ये भी दोबारा से देखें आप कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य जो सीमा है उसको किस नाम से जानते हैं? तो क्षोभ सीमा, ट्रोपोपाज। मोटाई इसकी कितनी है? 1.5 किलोमीटर मोटी एक परत है। दोबारा से दोस्तों ये प्रश्न इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है,
क्षोभ सीमा किस किस को अलग करती है, तो किस किस को अलग करेगी, क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली जो सीमा है वो है क्षोभ सीमा। कौन सी सीमा, क्षोभ सीमा। तो उसके बाद में तीसरा मंडल, और तीसरा मंडल अपना आता है, नाम है मध्य मंडल। मध्य मंडल या जिसको कहते हैं मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर, दोबारा से देखिए, मध्य मंडल को मेसोस्फीयर कहा जाता है। इसका एक नाम और भी है दोस्तों, इसी को कहा जाता है रसायन मंडल। रसायन मंडल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, रसायन मंडल। दोबारा से देखिए, मध्य मंडल, मध्य मंडल का दूसरा नाम है रसायन मंडल। कौन सा मंडल, रसायन मंडल। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें रासायनिक घटनाएं घटित होती हैं। उल्का पिंड इसी में आकर के जल जाते हैं। बताएंगे आपको, पहले इसकी ऊंचाई के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऊंचाई इसकी 80 किलोमीटर तक मानी। तापमान की बात करते हैं, ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, घटता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। अब देखिए एक बार फिर से, क्षोभ मंडल में घटा, समताप मंडल में बढ़ा, और मध्य मंडल में फिर घटा। पहले घटता है, फिर बढ़ता है, और फिर घटता है। मध्य मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, और दोस्तों घट करके मध्य मंडल में ये तापमान हो जाता है, औसत की अगर मैं बात करूं तो ये टेम्परेचर हो जाता है -100 डिग्री सेल्सियस। -100 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। ये देखो -100 डिग्री सेल्सियस, तो -100 डिग्री सेल्सियस तापमान हमारी पूरी पृथ्वी पर कहीं भी नहीं है। इसलिए माना जाता है कि पृथ्वी सहित संपूर्ण वायुमंडल का सबसे कम टेम्परेचर, सबसे कम तापमान मध्य मंडल में पाया जाता है। दोबारा से देखो, -100 डिग्री सेल्सियस तापमान है, पूरी पृथ्वी पर -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कहीं भी नहीं है। इसलिए पृथ्वी सहित संपूर्ण वायुमंडल का जो न्यूनतम तापमान है कौन से मंडल में पाया जाता है, मध्य मंडल में, और ये है -100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें मध्य मंडल में आकर के उल्का पिंड जो है, उल्का पिंड ये जलते हुए नजर आते हैं मध्य मंडल में। इसलिए विशेषतः इसमें निशादित मेघ के नजारे देखने को मिलते हैं। किसमें, निशादित मेघ के नजारे किस मंडल में देखने को मिलते हैं, तो कौन सा मंडल होगा, मध्य मंडल। उसके बाद चौथा जो मंडल है, चौथा जो मंडल है, मंडल को कहते हैं आयन मंडल, या अंग्रेजी में इसको कहा जाता है आयनोस्फीयर। आयन मंडल, या इसी का दूसरा नाम है, इसी को कहते हैं बाह्य मंडल। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर तक पाई जाती है। तापमान की बात करें दोस्तों, इसमें ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। मध्य मंडल में घटता है,
हाँ बिल्कुल मोनिका, मुक्ताब मेघ या निस्सादीप्त मेघ एक ही बात है, इन्हीं को कहा जाता है। हाँ राकेश, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है समताप मंडल में। मैं पहले पूरा टॉपिक पढ़ा देता हूँ, टॉपिक पढ़ने के बाद में इसके क्वेश्चन जो मोस्ट क्वेश्चन है किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे मैं आपको सबको क्वेश्चन करवाऊंगा। हाँ तो आते हैं टॉपिक पर। तापमान, ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है और बढ़ करके औसतन लगभग यहाँ पर 1700 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। यहाँ पर तापमान फिक्स नहीं होगा, देखना, क्योंकि आयन मंडल में अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडल जो है वायु जो है, गैसें जो है, गैसें जो है ये थोड़ी सी नगण्य हो जाती हैं, और नगण्य होने के कारण हमारे तापमान को ये नियंत्रित नहीं कर पाती, तापमान कम ज्यादा यानी तापमान को समान नहीं रख पाती, तापमान को कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए इस टेम्परेचर में उतार चढ़ाव पाया जाता है। लेकिन औसतन ये 1700 डिग्री सेल्सियस के लगभग माना जाता है। उसके बाद में बात करते हैं आयन मंडल में। आयन मंडल में खास खूबी है कि यहां पर एक परत पाई जाती है, और वो परत है कौन सी? आयन परत है, आयन परत। और इस आयन परत के कारण इसको आयन मंडल कहते हैं। दोस्तों ये आयन जो परत है, इस परत के द्वारा रेडियो तरंगों का परावर्तन किया जाता है। रेडियो तरंगों का, अच्छा रेडियो तरंगों को अपन विद्युत भी कह सकते हैं। विद्युत तरंगों का परावर्तन किया जाता है, या मैं कहूं रेडियो तरंगों को वापस धरातल पर लौटा दिया जाता है। प्रश्न आता है एग्जाम में, कौन सी परत के द्वारा रेडियो तरंगों का परावर्तन किया जाता है? तो कौन सी परत होगी? आयन परत या आयन मंडल। उसके बाद में जय प्रकाश, आवाज अभी साफ करवा रहे हैं सर, आवाज देखते हैं। हाँ चलो ठीक है, देखते हैं आगे। बहिर्मंडल, या इसको कहा जाता है एक्सोस्फीयर। बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर। दोस्तों ये जो बहिर्मंडल है इसकी ऊंचाई मानी जाती है अधिकतम एनसीईआरटी इसका 10,000 किलोमीटर तक उल्लेख करती है, लेकिन इसकी ऊंचाई जो है वो अनंत मानी जाती है। इसकी ऊंचाई अनंत तक मानी जाती है, और इसकी खास विशेषता यह है कि इसमें उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। इस मंडल में उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है, और उपग्रहों का जो प्रक्षेपण है वो किया जाता है लगभग 36,200 किलोमीटर की ऊंचाई तक। दोबारा से देखेंगे, बहिर्मंडल को एक्सोस्फीयर कहा जाता है, इसकी ऊंचाई 10,000 किलोमीटर या अनंत तक मानी गई है, और यहाँ उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। उपग्रहों का प्रक्षेपण 36,200 किलोमीटर की ऊंचाई तक किया जाता है। दोस्तों ये था वायुमंडल की परतें, वायुमंडल की बनावट, और इससे आगे वायुमंडल की जो वायु परतें हैं, वायुमंडल की जो वायु है, पवनें हैं, वायुदाब की पेटियां हैं, ये अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।